जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज 28 मार्च है और आज के भी न्यूज़पेपर में काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हिंदू माइनॉरिटीज़ के बारे में बोलिए, एंटी इंडिया कैंपेन जो मालदीव्स में चल रहा है उसके बारे में बोलिए, जो क्रिमिनलाइजेशन है विथ स्माइल ये नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि एम अकेडमी ऐप पर ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब अगर हम GS1 देखते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर जो आज पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर भी पूरा कंप्लीट है, एंशियंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट है, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, मतलब GS1 पूरी तरीके से कंप्लीट है। GS2 में अगर हम देखते हैं तो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस ये भी पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। GS3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। GS पेपर 4 में एथिक्स ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट है। मतलब हमारा GS1, GS2, GS3, GS4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा आपको IAS कंप्लीट पैकेज जो है प्री और मेंस दोनों के लिए आपको देखने को मिलेगा MM अकेडमी ऐप पर। और ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। काफ़ी ऐसी क्वेरीज आती है कि इतने लोएस्ट प्राइजेस है तो क्या ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए है? तो जी नहीं, ये ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। मतलब एक बार अगर आप लोगे तो जितने भी कोर्सेस है सभी कोर्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस में, इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो दी हुई है। तो आपको ये जो कंट्री यहाँ पर रेडी से मार्क की गई है, कंट्री कौन सी है ये बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। तो जैसा मैंने आपको कहा, एम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। उसमें आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो आप डेमो लेक्चर जो है वो भी देख सकते हो हर सेक्शन में जाकर, और देन उसके बाद आपको वेरियस प्लान्स दिखाई देंगे एंड देन प्लान को परचेस करके आप वेरियस कोर्सेज जो है उनको एंजॉय कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन जब देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में हमें ये वाला आर्टिकल देखने को मिल रहा है, फॉर्मेट ऑफ CUET। देखिए जो यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट की बात की जा रही है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ली जा रही है उसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने जानी हुई है। तो बाकी कुछ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर MP का जो कोटा होता है, याद कीजिए हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में देखा हुआ है कि कैसे MP जो होते हैं उनको कुछ स्टूडेंट्स का दाखिला करवाने की इजाज़त होती है कि भाई वो 10 स्टूडेंट जो है उनका दाखिला करवाएंगे केंद्रीय विद्यालयों में। तो उसकी वजह से क्या नुकसान होता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी रिजर्वेशन जो है हमें 50% देखने को मिलता है ना। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो कोटा है, समझ लीजिए अगर 100 स्टूडेंट्स टोटल है कि 100 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोटा की वजह से और 10 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर बिठा दिए जाएंगे। तो 10 स्टूडेंट यहाँ पर मतलब टोटल 110 स्टूडेंट हो गए। ऑलरेडी यहाँ पर 100 स्टूडेंट संभालने की हमारे पास ना ही इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी है, ना ही हमारे पास टीचर टू पीपल रेशो जो है वो सही तरीके का है। और यहाँ पर जब यहाँ पर कोटा दिया जा रहा है तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। इसीलिए हमने देखा था कि यहाँ पर जो स्क्रैप है वो करने की कोशिश की जा रही है, और स्क्रैप यहाँ पर किया जाना चाहिए। MP को जो कोटा दिया जाता है वो। नेक्स्ट यहाँ पर एंटी इंडिया कैंपेन जो उसकी बात की जा रही है जो मालदीव्स में चल रहा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट इस पे चलते हैं तो हमारे पास एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज देखने को मिलता है। यहाँ पर अगेन चाइना जो है उसकी बात की जा रही है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंडिया चाइना रिलेशन जो है उसमें सब कुछ कवर हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते तो अगेन हिंदुत्व, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फ्रॉम मिसाइल टू मील, देखिए यहाँ पर क्या है, जो एग्रीकल्चर है उसकी बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर में अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता में क्या कि ये चीज़ है कि हमें सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो खुद यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने होंगे, खुद यहाँ पर उगाने होंगे। तो इसमें R&D जो है वो करने की ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो करने की ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर हमने और बेहतर आर्टिकल्स ऑलरेडी देखे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये नरेटिव है दैट डिवाइड्स। अब ये यहाँ पर जो बात की जा रही है, बेसिकली बात की जा रही है जो कश्मीर फाइल्स है, वो जो मूवी यहाँ पर लाई गई है कश्मीर फाइल्स, तो उसमें जो चीज़ें दी गई है, मतलब जो जीनोसाइड यहाँ पर दिखाया गया है जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ है कश्मीर में, तो उस पर ये फिल्म जो है वो आधारित है। तो यहाँ पर जो ऑथर है उनके बारे में उनका बोलना ये है कि इसमें से 3 चीज़ें जो है बाहर निकल रही है। पहली चीज़ तो ये है कि भाई यहाँ पर जो समझ लीजिए जो भी यहाँ पर जीनोसाइड हुआ है तो उससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है
पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो उसको यहाँ पर दोष दिया जा रहा है ना। मतलब वेरियस वीडियोस जो है वो यहाँ पर सर्कुलेट हो रहे हैं कि देखो मुस्लिम जो है वो ये करते हैं वो करते हैं, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो उसको यहाँ पर दोष दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये निकल रही है कि जो गवर्नमेंट है, मतलब उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की गवर्नमेंट देखने को मिली है 1990s के बाद से, तो दोनों ही सरकारों ने कुछ भी खास जो है वो कश्मीरी पंडित्स के लिए नहीं किया है। मतलब सिर्फ जो मतलब समझ लीजिए इलेक्शंस का मुद्दा है उसमें हमें जो टॉपिक्स है वो देखने को मिले हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पर उनके लिए कुछ किया गया हो ऐसा देखने को नहीं मिला है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो रिहैबिलिटेशन की बात की जा रही है कि कश्मीरी पंडित्स को रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में अभी भी मतलब मूवी आने के बाद भी हमें कोई ठोस जो कदम उठाए हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं कि क्या किया जा सकता है या फिर क्या किया जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर नरेटिव्स यहाँ पर बताए गए हैं यहाँ पर ऑथर के द्वारा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है कि अगर आप हेट स्पीच दे रहे हो लेकिन आपने अगर चेहरे पर स्माइल रखी है तो आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस नहीं हो सकते हैं। तो क्या है पूरा मसला, इसके वजह से क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या है इसका कॉज, सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हेट स्पीच केस इफ सेड विद स्माइल नो क्रिमिनलिटी सेज दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए क्या होता है कि जब भी इलेक्शन कैंपेन होते हैं उसमें कई बार जो पॉलिटिशियंस है वो भावनाओं में बह जाते हैं और कई बार ऐसे भाषण दे देते हैं जिससे कि वायलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, या फिर एक पॉलिटिशियन किसी दूसरे पॉलिटिशियन के लिए या कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा बोल देता है जिससे कि हेट जो है, हेट्रेड जो है वो यहाँ पर स्प्रेड हो जाता है उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में या फिर किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में। और इस संदर्भ में हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं हेट स्पीच को टैकल करने के लिए। मगर यहाँ पर जो केस है जब वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया, अब क्यों गया दिल्ली हाई कोर्ट के पास केस, क्योंकि आपने देखा होगा कई जगहों पर जो इलेक्शन रैलीज हुई थी उसमें कई बार ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आई है जहाँ पर ऐसे कुछ जो स्लोगन्स है वो भी निकाले गए हैं जो कि हेट जो है वो फैलाते हैं या फिर हेट्रेड जो है वो फैलाते हैं या फिर वायलेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक इलेक्शन कैंपेन में यहाँ पर जो स्लोगन है वो निकाले गए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरीके के स्लोगन जो है वो हमें देखने को मिले थे। और ये तो एक स्लोगन है, काफ़ी बार ऐसे स्लोगन्स देखने को मिले हैं जो कि वायलेंस या फिर हेट्रेड जो है वो यहाँ पर स्प्रेड करते हैं। और उसी सिलसिले में यहाँ पर जो केस है वो हमें देखने को मिला हेट स्पीच के अगेंस्ट में, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट जो है उससे कनेक्टेड था। और इसी संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने यहाँ पर कहा कि स्पीच जो इलेक्शन टाइम में दी जा रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इलेक्शन टाइम में जो स्पीच दी जा रही है वो और जो नॉर्मल टाइम में स्पीच दी जा रही है वो, इसमें डिफरेंस होता है। जी हाँ, ये कहा गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि जो इलेक्शन टाइम में स्पीच दी जा रही है और जो नॉर्मल टाइम में स्पीच दी जा रही है इन दोनों में यहाँ पर फ़र्क होता है। और फ़र्क इसी वजह से होता है कि यहाँ पर जो इलेक्शन टाइम पर जो भी स्पीच दी जा रही है, जो भी बोला जा रहा है वो बेसिकली माहौल क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। मतलब जो माहौल होता है, जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो यहाँ पर बनाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर हेट स्पीच जो है उसका कोई भी इंटेंशन नहीं होता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई हेट्रेड फैलाना है, ये कोई इंटेंशन नहीं होता है। इंटेंशन होता है माहौल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए, और यही चीज़ यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसके द्वारा बोली गई है। तो यहाँ पर जो जस्टिस चंद्रधारी सिंह है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है लेकिन विथ स्माइल, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ माहौल बनाने के लिए बात की जा रही है, असल में वो जो इंटेंशन है वो कोई हेट्रेड फैलाने का नहीं है। और इसी वजह से जो क्रिमिनलिटी चार्जेस है वो उन पर नहीं लगेंगे। तो ये यहाँ पर बेसिकली कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो मतलब इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर किसी ने किसी का मर्डर भी कर दिया और यहाँ पर जो मजाक में मारा है साहब, यहाँ पर जो स्माइल है वो रख कर मारा है, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बस माहौल बनाने के लिए जो चीज़ की गई है। तो ऐसे कई सारे जो चित्र है, व्यंग्य चित्र इनको हम कहते हैं, ये यहाँ पर सर्कुलेट हो रहे थे और कई सारे मीम जो है वो भी यहाँ पर सर्कुलेट हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर जो डिफरेंस हम बोल रहे हैं कि इलेक्शन टाइम में जो यहाँ पर स्पीचेस दी जाती है या फिर जो नॉर्मल टाइम में स्पीचेस दी जाती है, डिफरेंस ये है कि इलेक्शन टाइम में जो स्पीचेस दी जा रही है बेसिकली वो यहाँ पर जो इंटेंशन है वो पब्लिक को इंस्टिगेट करने का नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन जो है वो जीतने का होता है, किसी तरीके से इलेक्शन जो है वो हम जीत पाए, और इसी वजह से यहाँ पर जो स्पीचेस है वो इस तरीके के दिए जाते हैं। सपोज यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो बोली गई है माहौल क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर जो
इंसान है उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस क्रिएट करना, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो कुछ बोलती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके अगेंस्ट में कुछ बोलती है, ये तो यहाँ पर चलता रहता है। हर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको यहाँ पर एड्रेस करता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मोबिलाइज करने की कोशिश करता है कि जिससे कि वो उनकी तरफ हो जाए, उनके लिए वोट करना शुरू कर दे। ये जो स्पीच है ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी को मोबिलाइज करने के लिए की जाती है, एक माहौल बनाने के लिए की जाती है, ना कि किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी के अगेंस्ट में वायलेंस क्रिएट करने के लिए या फिर किसी के अगेंस्ट में हेट्रेड क्रिएट करने के लिए। ऐसा यहाँ पर कोर्ट जो है उसके द्वारा कहा गया है। अब सवाल ये आता है कि हेट स्पीच जो है वो होती क्या है। देखिए, इन जनरल अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर कोई वर्ड्स यहाँ पर बोले जा रहे हैं जिससे कि पर्टिकुलर ग्रुप या फिर कम्युनिटी या फिर रिलीजन या फिर रेस उसके अगेंस्ट में अगर हेट्रेड क्रिएट होता है तो उसे हम हेट स्पीच जो है वो कहते हैं। स्पीच जो है उसकी कोई मीनिंग हो ना हो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अगर रिजल्ट जो है वो वायलेंस में क्रिएट हो रहा है तो फिर यहाँ पर वो जो स्पीच है उसको हेट स्पीच जो उसमें करार कर दिया जाएगा। अब कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो भी भाषण दिए गए थे तो उसमें कौन सी कम्युनिटी के अगेंस्ट में बोला जा रहा था, कौन से रिलीजन के अगेंस्ट में बोला जा रहा था, तो ये भी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा क्वेश्चंस उठाए गए जो अपोज में यहाँ पर बोल रहे थे। अब देखिए 276 रिपोर्ट अगर हम देखते हैं लॉ कमीशन की, तो उसमें बोला गया है कि हेट स्पीच इज एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड प्राइमरीली अगेंस्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, जो यहाँ पर रेस, एथेनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ इस पर अगर बेस्ड है और इनके अगेंस्ट में अगर कोई वायलेशन या वायलेंस क्रिएट होता है तो फिर वो यहाँ पर हेट स्पीच जो है वो कहलाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हेट स्पीच अगर होती है तो हमारे यहाँ पर कोई प्रावधान दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में। तो उससे पहले हम रीज़न जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रीज़न क्या होते हैं जो हेट स्पीच है वो क्रिएट होने के। एक होता है फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी, कि भाई हम यहाँ पर सुपेरियर जो है वो फील कर रहे हैं, हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर सुप्रीम है ना, और दूसरे यहाँ पर नहीं है, तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पर हेट्रेड जो है वो क्रिएट कर दो। दूसरा होता है पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए स्टबर्ननेस रहना, कि भाई हम ये आइडियोलॉजी डिफाइन करते हैं, अगर दूसरा हमारे आइडियोलॉजी के साथ बर्ताव नहीं कर रहा है तो मतलब वो गलत है और उसके अगेंस्ट में हम हेट स्पीच जो है वो क्रिएट करेंगे, कुछ भी यहाँ पर बोलना शुरू कर देंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर हेट स्पीच जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम लीगल प्रावधान हमारे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इंडियन पिनल कोड में भी इसके प्रावधान दिए गए हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी इसके प्रावधान जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 153A एंड 153B जो है आईपीसी का, वो यहाँ पर पनिश करता है अगर कोई भी हेट्रेड जो है दो ग्रुप के बीच में फैलाया जा रहा है। सेक्शन 295A जो है आईपीसी का, ये यहाँ पर पनिशिंग एक्ट जो यहाँ पर डेलिबरेटली जो रिलीजियस फीलिंग है उसको भड़काने की अगर कोशिश की जाए तो यहाँ पर देखने को मिलता है। सेक्शन 505A एंड 5052 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई कंटेंट अगर सर्कुलेट हो रहा है जिससे कि जो डिफरेंट ग्रुप है उसमें ऑफेंस या फिर हेट्रेड क्रिएट हो तो यहाँ पर पनिशमेंट जो उसके प्रावधान दिए गए हैं। वही अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसमें यहाँ पर जो इलीगल यूज़ है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, क्योंकि देखिए जब भी बात होती है यहाँ पर हेट स्पीच की तो उसमें जो आर्टिकल 19 है हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में आता है कि भाई हर इंसान को कुछ भी चीज़ बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर वो जो चीज़ बोल रहा है उससे अगर हेट्रेड क्रिएट हो रहा है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर, इन सब के ऊपर, तो वो यहाँ पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, है ना। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर कि उसको यहाँ पर समझ लीजिए कि प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होंगे। सेक्शन 123 देखते हैं, 125 देखते हैं, तो उसमें यहाँ पर बार जो है प्रमोशन ऑफ एनोनिमिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज इन रेफरेंस टू इलेक्शन अंडर करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस जो है उसमें ये देखा जाएगा। अब कोर्ट के द्वारा ये भी बोला गया कि भाई इलेक्शन जो टाइम होता है उस दौरान तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरीके के भाषण देते रहते हैं, तो अगर हर भाषण को हम यहाँ पर सीरियसली लेंगे कि हाँ भाई ये हेट स्पीच के लिए बोला गया है, तो फिर कोर्ट का बर्डन जो है वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, केसेस पे केसेस देखने को मिलेंगे, तारीख पे तारीख देखने को मिलेगी। तो ये भी चीज़ जो है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी क्या राय है इस बात पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी चीज़ें यहाँ पर जानने लायक है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा के बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। आपकी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और सरकार बनते से जो उन्होंने जल्द से जल्द निर्णय लिया है वो ये है कि पंजाब में जो एमएलए है और एक्स एमएलए है उन्हें सिर्फ वन टाइम पेंशन जो है वही यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो पेंशन है बेसिकली एमएलए को वो कितनी मिलती है, किन राज्यों में किस तरीके की पेंशन यहाँ पर दी जाती है और क्या उसके लिए प्रावधान लाए गए हैं। कोई अगर
5 साल का जो टेन्योर होता है, मतलब उसे एक बार का टेन्योर कंसिडर किया जाता है, तो अगर वो एक से ज़्यादा टेन्योर में रहता है तो कितनी ज़्यादा पेंशन जो है वो उसे दी जाती है। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पंजाब एक्स MLAs टू गेट पेंशन फॉर 1 टर्म ओनली, मतलब समझ लीजिए कि कोई अगर एक टर्म के लिए कर रहा है तो उसे पेंशन मिलेगी, 2 टर्म के लिए कर रहा है फिर भी एक टर्म की जो पेंशन मिल रही है वही पेंशन जो है वो इसे भी दी जाएगी। तो क्या यहाँ पर पूरा प्रावधान चल रहा है? देखिए क्या होता है कि हमें जो स्टेट असेंबलीज है वो देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सेंटर में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमें लोकसभा एंड राज्यसभा जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम MP कहते हैं। वही अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर पंजाब लेते हैं तो पंजाब में हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हमें हर राज्य में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो काउंसिल क्या होते हैं उसे MLC कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए हर राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो तो हमें देखने को मिलती ही है, लेकिन 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूनियन टेरिटरीज है, जहाँ पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। वो अगर आप देखोगे तो दिल्ली है, पुदुचेरी है एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए स्टेट में भी जिस तरीके का सेंटर में रूल होता है उसी तरीके का स्टेट में भी है कि जो MLA होता है उसका जब भी वो चुनकर आता है तो चुनकर आने के बाद कितने साल के लिए वो MLA रहेगा? 5 साल के लिए वो MLA जो है वो रहता है। अब यहाँ पर 5 साल के लिए MLA जब रहेगा तो 5 साल तक उसको सही तरीके की सैलरी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर वो फिर से MLA चुनकर नहीं आता है तो फिर उसका घर जो है वो कैसे चलेगा? यहाँ पर तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी, और इसी वजह से यहाँ पर बोला गया है कि भाई MLA जो है उनको भी यहाँ पर पेंशन जो है वो दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो उन्होंने 5 साल देश की इतनी ज़बरदस्त दिन रात जाग कर अपनी नींद उड़ाकर जो यहाँ पर देश के लिए सेवा की है उसका यहाँ पर फल जो है वो उसको मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा? पेंशन के रूप में मिलेगा। तो पेंशन जो है उन्होंने दे दिया करो, तो ठीक है पेंशन जो है वो हम दे देंगे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कुछ MLAs जो है वो दोबारा भी चुनकर आने लगे, मतलब यहाँ पर 5 साल के लिए जो है वो चुनकर आ गए, फिर से जब इलेक्शन लड़े तो फिर से 5 साल के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही आ सकते हैं या 2 बार ही आ सकते हैं। जितने बार आपको खड़े रहना है उतने बार खड़े रह सकते हो, जितने बार आपको चुनकर आना है उतने बार चुनकर आ सकते हो। तो जब दोबारा यहाँ पर 5 साल के लिए चुनकर आए उसके बाद उनका अगर कार्यकाल खत्म हो रहा है तो फिर यहाँ पर पेंशन का क्या? तो पेंशन जो है वो उनको बढ़कर मिलने लगी, ज़्यादा मिलने लगी। पहले अगर 50,000 रुपये पेंशन मिल रही थी तो अब यहाँ पर 70,000 रुपये पेंशन मिलने लगी। 70,000 मिल रही थी तो बाद में अब 90,000 रुपये पेंशन मिलने लगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर होने लगी थी। पंजाब में तो और भी हालत ख़राब थी। पंजाब में अगर आप देखोगे तो पंजाब में कुछ लोग यहाँ पर जिनका बहुत ज़्यादा कार्यकाल हो गया है, बहुत बार उन्होंने टर्म सर्व कर दी है, 5-5 लाख तक उनकी सैलरी जा रही थी, मतलब जो प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है उससे भी ज़्यादा सैलरी उनको मिल रही थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसमें किस तरीके का यहाँ पर मंथ सैलरी जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तेलंगाना उसमें 2.5 लाख रुपये मिलती है। उसी के साथ दिल्ली अगर हम बात करते हैं 2,10,000 रुपये देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में 1,60,000 है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली हमें 1,10,000 रुपये जो है वो मंथली सैलरी यहाँ पर एक MLA को देखने को मिलती है। ये तो MLA है, जो एक्टिव MLA है उन्हें सैलरी दी जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वेरियस स्टेट्स में वेरियस लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस तरीके की सैलरीज है यहाँ पर देखिए, एक तो सैलरी तो इनको मिलती है प्लस यहाँ पर काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। मतलब जो काम मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें अगर सेशन चल रहा है तो उसमें बैठने के दिन के उनको पैसे मिलते हैं। देन उसके बाद एयर टिकट्स मिलती है, ट्रेन की टिकट्स मिलती है, मतलब सब कुछ बाकी उनको फ्री में ही मिल जाता है। उसके अलावा ये जो सैलरी है वो दी जाती है, मतलब सैलरी को तुम हाथ मत लगाओ, सैलरी तो तुम जमा करो। सैलरी तुम 5 साल तक जमा करोगे ज़बरदस्त तरीके की, उसके बाद फिर तुमको हम पेंशन जो है वो भी देंगे, मतलब तुम्हारा पूरा जो खर्चा है वो हम यहाँ पर निकाल कर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में मंथली पेंशन यहाँ पर अगर किसी ने एक टाइम का टर्म जो है वो सर्व किया है, मतलब 5 साल अगर कोई रहा है उसके बाद अगर वो चुनकर नहीं आया है तो उसे 75,150 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर पेंशन के रूप में मिलती थी।
उसके बाद एडिशनल 66%, मतलब अगर कोई 5 साल तक रहा है उसके बाद फिर से अगर चुनकर आ गया, मतलब टोटल 10 साल उसने सर्व किया है, 10 साल सर्व करने के लिए उसको 66% और यहाँ पर पेंशन अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दी जाती थी। तो इस तरीके से और ज़्यादा उसको जो पेंशन है वो मिलती थी। अब टोटल अगर हम देखते हैं एक्स MLAs जिनको पेंशन मिलती है वो है 325, अगर हम पंजाब की बात करते हैं उसमें से 225 जो है उनको यहाँ पर एक टर्म से ज़्यादा उन्होंने सर्व किया हुआ है। मतलब समझ लीजिए जो यहाँ पर 325 है उसमें से 225 जो लोग हैं, ठीक है, उनको छोड़कर मतलब 125 लोग जो है यहाँ पर उनको यहाँ पर 75-150 सैलरी मिल रही है। और बाकी अगर आप देखोगे 225 तो उनको यहाँ पर 75,000 से ज़्यादा सैलरी मिल रही है। अब वो डिपेंड करता है कि किसने कितना सर्व किया है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर बत्तल है, लाल सिंह है, इनको 3.25 लाख सैलरी जो है वो मिलती है। वही अगर हम भुंडर देखते हैं तो उनको 2.25 लाख सैलरी जो है वो यहाँ पर दी जाती है। तो आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा सैलरी जो यहाँ पर दी जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 5 टाइम CM जो यहाँ पर जो बादल रहे हैं उन्होंने अपनी वॉलंटरी यहाँ पर पेंशन जो है वो गिव अप कर दी, लेकिन वो एलिजिबल कितने की पेंशन के लिए है, 5,76,000। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनकी सैलरी 5 लाख रुपए है और यहाँ पर इनको 5,76,000 जो है वो पेंशन के रूप में, सैलरी नहीं पेंशन के रूप में यहाँ पर मिलेगी। तो आप समझ रहे हो कितना यहाँ पर जो है वो लूटपाट मची हुई है अगर आप देखा जाए तो। क्योंकि ठीक है एक टर्म के लिए अगर आप सर्व कर रहे हो जितनी आपको पेंशन मिल रही है वो ठीक है, लेकिन अगर आप दोबारा सर्व कर रहे हो और पेंशन आपको अगर डबल मिल रही है तो वो तो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्यों नहीं गिना जाना चाहिए कि भाई आप दो टर्म के यहाँ पर पेंशन ले रहे हो, दो टर्म के यहाँ पर पैसे ले रहे हो, है ना। ये तो ऐसा हो गया कि एक ने IAS में भी रहा वो और IRS में भी रहा, तो IRS से भी रिटायर हो गया, IAS से भी रिटायर हो गया, तो IAS की भी उसको पेंशन मिल रही है, IRS की भी पेंशन मिल रही है। तो इस तरीके की चीज़ हो गई। ये जब नहीं हो सकता है तो फिर ये यहाँ पर क्यों हो रहा है, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर खड़े हो रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर अभी निर्णय लिया गया है कि भाई तुम कितने भी बार सर्व करो तुमको सिर्फ एक टर्म की जो पेंशन है वही यहाँ पर दी जाएगी, जिससे कि इतने जो पैसे हैं वो यहाँ पर बचेंगे। अब ये सिर्फ पंजाब का हाल नहीं है, बहुत सारे राज्यों में ऐसा ही चलता है और हर राज्य का अलग अलग फंडा है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक एक्स लेजिस्लेटर जो है उसको 50,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है एक टर्म अगर जो सर्व कर रहा है। अगर उसने ज़्यादा टर्म सर्व किया तो हर एक टर्म में उसको एडिशनल 10,000 रुपीज़ जो है वो मिलते हैं। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 टर्म अगर किसी ने सर्व किए हैं तो मंथली पेंशन जो है वो 70,000 रुपये जो है वो करेगा। मतलब एक टर्म जो उसने किया है उसके 50,000 रुपये और बाकी के जो 2 एक्स्ट्रा टर्म उसने किए हैं उसके 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 70,000 रुपये जो है वो पेंशन ड्रॉ करेगा। और कितने सारे लोग हैं जो 2 बार 3 बार चुनकर आते हैं, है ना। तो इस तरीके से कई बार उनको पेंशन जो है वो लाखों में चली जाती है, मतलब जो एक्चुअल में सैलरी मिल रही है फर्स्ट टाइम वाले को उससे भी ज़्यादा पेंशन है वो यहाँ पर उठाते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर इतना ही नहीं, तो अगर आप देखोगे तो 2020 में महाराष्ट्र में जो MLA है उनको 15,000 पर मंथ जो है वो ड्राइवर के लिए भी मिल रहे थे, जो MLAs हैं उनको, जो कि बर्डन यहाँ पर 6.6 करोड़ जो है वो तिजोरी पर पड़ रहा था। मतलब 15,000 रुपये महीने के यहाँ पर इसके लिए भी मिलेंगे, ड्राइवर के लिए 15,000 रुपये काय को चाहिए ड्राइवर को महीने के, है ना। या फिर ड्राइवर तो तुम खुद के इस पे रखो, नहीं तो खुद चला के आओ, तुमको ड्राइवर क्यों चाहिए, है ना। तो ये भी चीज़ें जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क खड़ी करती है कि भाई तुम जो यहाँ पर अलाउंसेस प्रोवाइड कर रहे हो एक MLA को या फिर एक MP को, तो ये तुम किस बेसिस पे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो वहाँ पर जो जिसको इतनी सहूलत आप दे रहे हो उसको आप फ्री में मोबाइल फ़ोन जो है वो दे रहे हो, मोबाइल फ़ोन फैसिलिटी दे रहे हो, उसको क्यों दे रहे हो। उसके बजाय किसी और को, यहाँ पर गरीब लोगों को दे दो जिनके पास मोबाइल नहीं है। मतलब बाकी लोग जो है जो जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और इसको मोबाइल फ़ोन के पैसे मिल रहे हैं। जो यहाँ पर जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है एक MLA, जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और इसको फ्री का राशन, फ्री का खाना, फ्री का ट्रैवलिंग, फ्री का एयर टिकट सब कुछ फ्री में मिलता जा रहा है। तो ये यहाँ पर बेसिकली तिजोरी जो है उस पर यहाँ पर खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, बर्डन यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सोचिए कि लोगों को जो पैसा जाना चाहिए, सोचिए अब ये जो 6.6 करोड़ है इतनी यहाँ पर इनको सैलरी मिल रही है, 1 लाख सैलरी बेसिक पे होता है, उसके ऊपर अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर सैलरी मिल रही है इनको, ये सैलरी में क्या वो ड्राइवर नहीं रख सकते हैं। और अगर यहाँ पर ड्राइवर रख रहे हैं तो फिर ये 6.6 करोड़ रुपीज़ जो है क्या वो किसी और लोगों के लिए काम नहीं आ सकते हैं। ये आप यहाँ पर सोच के देखिए। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ एक, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स, वेरियस एग्जाम्पल्स जो है वो हमें ओवर द स्टेट्स देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पर सिर्फ एमएलए का भाग नहीं है, अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी बात करते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनकी भी सैलरी, बेसिक सैलरी जो है 1 लाख हमें देखने को मिलती है। देन उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है 70,000 का। देन ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंस मिलते हैं 60,000 के, उसमें भी ऑफिस एक्सपेंस 20,000, सेक्रेटरीट असिस्टेंस 40,000। तो ऐसे टोटल अगर आप देखोगे तो 2,30,000 जो सैलरी है वो एक एमपी की जाती है। और ये एमपी के बाद मतलब ये जो उसको मिल रहा है, इसके अलावा फिर उसको एयर टिकट बोलिए, ट्रैवलिंग के टिकट बोलिए, देन उसके बाद उसको पेट्रोल का बोलिए, न्यूज़पेपर का बोलिए, मोबाइल का बोलिए, सारी चीज़ें उसको अलग से दी जाती है। तो मतलब एक एमपी को अगर आप देखोगे तो 2,30,000 रुपये सैलरी है। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो जो पेंशन है वो भी उनको वहाँ पर दी जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जो यहाँ पर कदम उठाया गया है पंजाब के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा, तो ये कदम यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे जो है वो यहाँ पर बचा सकता है पंजाब गवर्नमेंट के। और इतने पैसे अगर पंजाब गवर्नमेंट बचा लेती है तो बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अगर इस तरह के कदम उठाए तो फिर हो सकता है कि और भी ज़्यादा यहाँ पर जो पैसे हैं वो बच सके अलग अलग स्टेट्स के, जो कि वो पब्लिक की सेवा में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक चीज़ ये भी निकलती है कि अगर पेंशन यहाँ पर कम दी जाए तो जो करप्शन है क्या वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो करप्शन कम करने के लिए, कि करप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसकी वजह से हम क्या तिजोरी पर हमला होते थे। यहाँ पर करप्शन कम करने के लिए हमारे पास दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है इसके फेवर में, अगेंस्ट में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप क्या चाहते हो कि बाकी राज्यों में भी इसी तरीके की चीज़ जो है क्या वो होनी चाहिए। मालदीव्स में फिर से इंडिया आउट कैंपेन जो है वो देखा गया है। तो क्या इसमें चीन का हाथ है, क्या है पूरा मसला, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मालदीव्स फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है उन्होंने फिर से यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन जो है वो शुरू कर दिया है। तो क्या है ये इंडिया आउट कैंपेन और क्यों यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन जो है वो शुरू किया जा रहा है, ये यहाँ पर जानने वाली बात है। अब देखिए, उससे पहले मालदीव्स जो है वो पड़ता कहाँ पर ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये अगर हम भारत देखते हैं तो इसका सदर्न पार्ट है इंडिया का, और यहाँ पर हमें श्रीलंका जो है वो देखने को मिलता है। और ये अगर आप पोर्शन देखोगे तो बहुत सारे आइलैंड्स मिलाकर, सदर्न साइड में बहुत सारे आइलैंड्स मिलाकर हमें यहाँ पर मालदीव्स जो है वो देखने को मिलता है। और ये माले, ये इसका मेन जो पॉइंट है वो देखने को मिलता है। तो अब जब आपको यहाँ पर पता चल गया है कि मालदीव्स हमारे कितने करीब है, मतलब एक नेबर के रूप में हम मालदीव्स को यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर मालदीव्स हमारे स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। उसी के साथ साथ एक जियोपॉलिटिकल सिनारियो से भी कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इंडिया आउट कैंपेन क्या है, उसे समझने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो उस पर नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया आउट कैंपेन ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2013, ठीक है, 2013 ये यहाँ पर एक मिडिल पोर्शन हमें देखने को मिलता है, मतलब प्री 2013 एंड पोस्ट 2013। तो 2013 के पहले अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर प्रो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिल रही थी। देखिए क्या होता है कि किसी भी देश में एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए कोई ग्रुप होता है, वो उसका प्रो होता है या फिर उसके अगेंस्ट में होता है। उसके अगेंस्ट में मतलब जो उसका दुश्मन है उसका वो प्रो होता है। जैसे कि यहाँ पर इंडिया एंड चाइना है, तो एशिया साइड में अगर आप देखोगे तो इंडिया चाइना, तो कुछ कंट्रीज प्रो इंडिया है, कुछ कंट्रीज प्रो चाइना है। कुछ कंट्रीज छोड़िए, कुछ गवर्नमेंट प्रो इंडिया होती है, कुछ गवर्नमेंट प्रो चाइना होती है। तो जो प्रो इंडिया है, इंडिया चाहती है कि उस देश में वो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बने जो प्रो इंडिया है, और चाइना वो चाहता है कि उस देश में वो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बने जो प्रो चाइना है। तो अगर हम मालदीव्स की बात करते हैं, 2013 के पहले हमें प्रो इंडिया गवर्नमेंट देखने को मिल रही थी, जहाँ पर इंडिया के साथ जो रिलेशंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन फिर 2013 में हमें प्रोग्रेसिव पार्टी जो है मालदीव्स की, उनके यहाँ पर सरकार देखने को मिलती है, जिसके जो यहाँ पर मेन हेड है वो बनते हैं यहाँ पर यामीन। अब जब यहाँ पर यामीन बनते हैं तो फिर वो होते हैं प्रो चाइना। वो यहाँ पर चाइना जो है उसके हित की बात करते हैं, उनके साथ क्लोजनेस बढ़ाने की बात करते हैं। और इनका कार्यकाल 2013 से लेकर 2018 तक का हमें देखने को मिलता है। और ये कार्यकाल में इंडिया के साथ जो मालदीव्स के रिलेशंस है वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। देन उसके बाद 2018 के बाद हमें नई यहाँ पर सरकार देखने को मिलती है, जो कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसके हमें हेड देखने को मिलते हैं सोहिल। अब ये जो है यहाँ पर प्रो इंडियन गवर्नमेंट है, और इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा रिलेशन है मालदीव्स के साथ वो अभी काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। अब इसी संदर्भ में यहाँ पर जो प्रोटेस्ट अगर आप देखोगे तो ये हमें देखने को मिल रहे हैं जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है
जयशंकर वो यहाँ पर मालदीव्स में अराइव हो रहे हैं और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है यामीन की द्वारा, जो यहाँ पर 2013 से लेकर 2018 तक जिनकी सरकार थी वो यहाँ पर, क्योंकि वो प्रो चाइना है, चाइना के पपेट है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी की जो गवर्नमेंट है वो इस प्रोटेस्ट को नलीफाई करने की कोशिश कर रही है, खारिज जो है वो करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया और चाइना अगर आप देखोगे तो वो अपनी इन्फ्लुएंस जो है मालदीव्स में वो बनाने की कोशिश सदियों से कर रही है ना। पिछले 10 साल से उनकी यही कोशिश लगी हुई है किस तरीके से मालदीव्स है वहाँ पर हम हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो दाखिल करें। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मालदीव्स अगर आप देखोगे तो ये पूरा एरिया जो नीचे का एरिया है ये पूरा स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ओशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और इंडियन ओशन में अगर किसी का राज है तो फिर वहाँ पर जो स्ट्रेटेजिकली जो सुप्रीमेसी है वो वहाँ पर आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर मसला क्या था, मतलब अगर आप देखोगे तो इंडिया आउट कैंपेन जो है क्या ये अभी अभी शुरू हुआ है? जी नहीं, ये अगर आप देखोगे तो इसका इतिहास जो है काफ़ी पहले का रहा है। क्या हुआ था 2013 के पहले हमारा जो रिलेशन है मालदीव्स गवर्नमेंट के साथ ये बहुत अच्छा था और उसी सिलसिले में क्या होता है कि हमने यहाँ पर जो HAL ध्रुव है ये यहाँ पर हैंड ओवर कर दिए थे मालदीव्स को, मतलब यहाँ पर दिए थे कि भाई तुम यहाँ पर ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है उसका इस्तेमाल करो, जिससे कि तुमको अलग अलग सिनारियों में यहाँ पर मालदीव्स को बेसिकली गिफ्ट में हमने दिया था, है ना। और ये कहा था कि ये काफ़ी प्रीशियस गिफ्ट है और इससे अलग अलग सिनारियों में, क्योंकि मालदीव्स एक आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड मिलाकर बना हुआ है, तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाना है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है या कोई भी चीज़ है उसमें यहाँ पर मालदीव्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है इस ध्रुव हेलीकॉप्टर का। लेकिन जो यहाँ पर 2013 के बाद गवर्नमेंट आई, यामीन की गवर्नमेंट आई, उसने यहाँ पर काफ़ी एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिए कि ये जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर दिया गया है इंडिया के द्वारा ये बेसिकली अपना मिलिट्री प्रेजेंस जो है मालदीव्स में वो बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो एलिगेशंस इस तरीके से थे कि मालदीव्स पर इस हेलीकॉप्टर के साथ जो यहाँ पर समझ लीजिए मिलिट्री प्रेजेंस है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। मतलब मालदीव्स जो है बेसिकली यहाँ पर बेचा जा रहा है इंडिया को, क्योंकि डिफेंस ये किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और डिफेंस अगर हम किसी देश को दे देते हैं मतलब ये है कि एक सब्सिडरी अलायंस, याद कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में हमने देखा हुआ है हमारे MM अकेडमी ऐप पर कि सब्सिडरी अलायंस अगर हो जाता है तो फिर यहाँ पर उसका जो सोवरेनिटी है वो चली जाती है। और यहाँ पर एलिगेशंस यामीन के द्वारा यही लगाया गया कि इंडिया को मालदीव्स अपनी सोवरेनिटी दे रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मिलिट्री प्रेजेंस है इंडिया का वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। बेसिकली ये कहा जा रहा था चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि मालदीव्स पर इंडिया जो उसका वर्चस्व यहाँ पर बने, क्योंकि उसका जो सपना है इंडियन ओशन में अपना वर्चस्व बढ़ाने का ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए फिर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो हमारा रिलेशंस है 2013 से लेकर 18 के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट होते हैं, जिसके तहत यहाँ पर यामीन गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि हम यहाँ पर आपके जो हेलीकॉप्टर है उसको वापस करना चाहते हैं, जो आपने गिफ्ट में दिए उसको रिटर्न करना चाहते हैं। अब इंडिया उसे मना कर देता है कि भाई गिफ्ट है, ऐसा थोड़ी होता है मित्रों, ये सब यहाँ पर मना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मालदीव्स हमारा एक बहुत ही अच्छा नेबर माना जाता है और उसी के साथ साथ जब भी मालदीव्स में कोई समस्या आती है, भली वो हेल्थ से रिलेटेड हो, भली वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, इंडिया वो पहली कंट्री होती है जो सबसे पहले भागकर उसकी मदद करती है। तो ऐसे सिनारियों में जो रिलेशनशिप है ये यहाँ पर अच्छे रहना बहुत ज़रूरी है मालदीव्स के लिए भी। तो यहाँ पर फ्रेंडली गवर्नमेंट जो है एट प्रेजेंट हमें देखने को मिलती है और इसी वजह से क्या हुआ कि 2013 से लेकर तो 2018 के बीच में जो हमारा रिलेशन यहाँ पर मालदीव्स के साथ ख़राब हुए थे, डिटोरिएट हुए थे, उसको यहाँ पर सुधारने का काम अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कई सारे हमने ऑपरेशन जो है वो मालदीव्स में किए हैं, प्लस उसी के साथ साथ कई सारे जो हमने यहाँ पर मदद है, मतलब वो कोविड से रिलेटेड मदद हो, कोई भी रिलेटेड मदद हो, यहाँ पर हमने कई बार की है ना। तो बेसिकली अगर आप देखो कि यामीन की गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ पर डाउनफॉल आया था वो अभी फिर से यहाँ पर रिबिल्ड जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। अब इसी संदर्भ में यहाँ पर इंडिया और मालदीव्स ने उसने एक अग्रीमेंट साइन किया नेवल हार्बर जो है वो यहाँ पर डेवलप करने का। तो नेवल हार्बर डेवलप करने के बाद यहाँ पर डिफेंस उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इसमें इंडिया ने 50 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर एक्सटेंड किया है। और इसी संदर्भ में क्या होता है कि यहाँ पर जो यामीन जो है वो यहाँ पर बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो मालदीवन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इंडिया को बेच रही है पूरा का पूरा मालदीव्स, और इसी वजह से यहाँ पर जो इंडिया आउट कैंपेन है दोबारा यहाँ पर शुरू किए गए हैं यामीन के द्वारा। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो इलेक्शन है वो हमें 2024 में देखने को मिलने वाले हैं और 2024 में यहाँ पर जो यामीन है वो फिर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से ये इस तरह कैंपेन चला रहा है कि जो एट प्रेजेंट वहाँ पर गवर्नमेंट है ये यहाँ पर इतनी प्रो इंडियन गवर्नमेंट है कि पूरा का पूरा मालदीव्स जो है वो इंडिया को बेच रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर जीतने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपना रहा है।
तो ये पूरा मसला हमें देखने को मिलता है इंडिया आउट कैंपेन का, और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन जो है बड़े ही जोर शोर से हमें मालदीव्स में देखने को मिल रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके द्वारा। अब देखिए यहाँ पर इंडिया के लिए मालदीव्स अगर आप देखोगे तो चाइना यहाँ पर जिस तरीके से पूरे इंडियन ओशन में अपना वर्चस्व जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इंडिया को कि मालदीव्स जो उसको अपने पास रखे। मालदीव्स अगर हमारे पास रहेगा तो यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस जो है चाइना नहीं बढ़ा पाएगा। और क्योंकि बेसिकली चाइना अगर आप देखोगे तो उसकी तो एक फिलॉसफी रही है कि भाई यहाँ पर डेप्ट ट्रैप में फंसा दो, यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट कर दो कि यहाँ पर ये अपने पैसे वापस ना दे पाए, फिर हम खरीद लेंगे इस पूरे आइलैंड को। तो ये यहाँ पर चाइना का एक ये रहता है, और इससे बचने के लिए यहाँ पर इंडिया जो है वो यहाँ पर कोशिश करता है कि अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रहे, और इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं। और इसी संदर्भ में यहाँ पर जो अभी गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर इंडिया जो है वो सपोर्ट करती है। वही यामीन की गवर्नमेंट, यामीन की जो पार्टी है उसको यहाँ पर इलेक्शन में चाइना के द्वारा सपोर्ट मिलता है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर आगे क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपकी यहाँ पर क्या राय है, आपकी क्या कमेंट्स है, वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर आप करना ना भूलिएगा। अब देखिए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी चीज़ कही गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि हिंदूज़ को यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस कुछ राज्यों में दिया जा सकता है। अब यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस से क्या बेनिफिट होता है, उसी के साथ साथ माइनॉरिटी ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदूज़ जो है उनको यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस 10 राज्यों में दिया जा सकता है, ऐसा सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है और ऐसा करने के बाद क्या होने वाला है, ये यहाँ पर हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर एक पेटिशन जो है वो दाखिल की गई है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से, क्योंकि जनगणना जो है ये हर 10 साल में होती है, 2011 का जो सेंसस हुआ था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदूज़ जो है वो यहाँ पर माइनॉरिटी में आ गए हैं। भले ही पूरे देश में जो हिंदूज़ है वो सबसे मेजॉरिटी में है, 80% जो है वो हमें हिंदूज़ देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद हमें मुस्लिम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स है, कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर हिंदूज़ जो है माइनॉरिटी में आ गए हैं। जैसे कि अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं 2.5 हिंदूज़ हमें देखने को मिलते हैं। मिज़ोरम में अगर हम देखते हैं तो 2.75 हिंदूज़ हमें देखने को मिलते हैं। नागालैंड में 8.75, मेघालय में 11.53, जम्मू कश्मीर में 28.44, अरुणाचल प्रदेश में 29, मणिपुर में 31, पंजाब में 38। तो इस तरीके से ये जो स्टेट्स, राज्य और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर हमें जो हिंदूज़ है वो माइनॉरिटी में देखने को मिलते हैं। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, जो कम संख्या में हो। तो यहाँ पर हिंदूज़ हमें माइनॉरिटी में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए। भले ही यहाँ पर जो पूरा इंडिया है उसमें हमें हिंदूज़ मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कुछ राज्य है, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए पंजाब है, पंजाब को पूरे इंडिया के साथ कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पंजाब को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह देखना चाहिए। और पंजाब में अगर हिंदूज़ माइनॉरिटी में, तो उनको माइनॉरिटी का दर्जा जो है वो दिया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की, तो एक्सप्रेशन जो है माइनॉरिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में हमें डिफाइन किया हुआ देखने को नहीं मिलता है कि भाई डिफाइन किया गया माइनॉरिटी मतलब क्या है। लेकिन नॉर्मली अगर देखोगे माइनॉरिटी का मतलब होता है जो कम संख्या में हो, है ना, अल्पसंख्या, ये हम माइनॉरिटी जो है वो कंसिडर करते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन आर्टिकल्स में इसका जिक्र किया गया है, तो हमें आर्टिकल 29 देखने को मिलता है जो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई अगर कोई माइनॉरिटी है तो उसको उसकी लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करने का अधिकार है, प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। वही हमें आर्टिकल 30 भी देखने को मिलता है जो डील करता है राइट टू माइनॉरिटी। यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है MM अकेडमी ऐप पर, उसमें हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर आर्टिकल 29, 30 जो है ये माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 350A जो है ये भी यहाँ पर बोलता है कि भाई यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर जो उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसकी ड्यूटी रहेगी स्पेशल ऑफिसर की कि जो भी मैटर्स यहाँ पर होते हैं कि जिससे कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है, मतलब ये लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, लैंग्वेज के बलबूते पर। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है उनके यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने का काम
यहाँ पर जो स्पेशल ऑफिसर है उसका रहेगा। तो मतलब माइनॉरिटीज़ अगर आप देखोगे तो हमारे संविधान में बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। भले फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 हो या फिर आर्टिकल 350A जो है वो हमें देखने को मिले, यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए दिया हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि माइनॉरिटी हमने डिफाइन नहीं की हुई है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी राज्य में, पर्टिकुलर राज्य में अगर कोई माइनॉरिटी में है भी, फिर भी उसको माइनॉरिटी जो है वो कंसिडर नहीं करते, उनको बेनिफिट जो है उसके वो नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ पर करंटली अगर आप देखोगे तो जो कम्युनिटीज़ नोटिफाई किए गए हैं सेक्शन 2C में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के 1992 के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनको ही से माइनॉरिटी जो है वो रिगार्ड किया जाता है। अब इनमें किन किन लोगों को कंसिडर किया गया है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो है इसमें हमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट और पारसीज, इनको यहाँ पर माइनॉरिटी जो है उसमें कंसिडर किया हुआ देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो जैन्स है उनको यहाँ पर जनवरी 2014 में लिस्ट में ऐड किया गया। लेकिन जैसा हमने यहाँ पर देखा है कि कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पर हमें हिंदूज जो है माइनॉरिटी में देखने को मिलते हैं, और उसी वजह से जो सेंटर है उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इनको भी यहाँ पर माइनॉरिटी जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए, और उनको माइनॉरिटी के जो भी बेनिफिट्स है जो हमने आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350A में देखे हैं, वो उनको यहाँ पर मिलने चाहिए बड़े ही अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड हमें कई सारे केसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि DAV वर्सेस कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971 का केस हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि यहाँ पर माइनॉरिटी जो है पर्टिकुलर एक स्टेट में, माइनॉरिटी जो है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। तो उसमें भी हमें यही देखने को मिला कि भाई अगर कोई स्टेट है, उस स्टेट को, उस राज्य को इंडिविजुअल तौर पर देखा जाना चाहिए, और इंडिविजुअल तौर पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर ग्रुप्स है उसमें जो कम संख्या में होंगे उनको माइनॉरिटी जो है उसका दर्जा दिया जाना चाहिए, ना कि ऑल ओवर इंडिया देखा जाए। दूसरा एक केस हमें देखने को मिलता है स्टेट ऑफ पंजाब का, जहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर जो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी मस्ट बी जज इन रिलेशन टू द स्टेट, है ना। स्टेट जो है उसके बलबूते पर देखा जाना चाहिए। पंजाब है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो जो स्टेट है उसके बलबूते पर देखा जाना चाहिए, नॉट इन रिलेशन टू होल ऑफ इंडिया, कि होल ऑफ इंडिया में अगर हिंदूज जो है वो यहाँ पर मेजोरिटी में है, तो यहाँ पर जो स्टेट्स है उसमें भी मेजोरिटी में उनको कंसिडर किया जाए, ना कि माइनॉरिटी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम कोई स्टेट देख रहे हैं तो उसको इंडिविजुअल स्टेट के तौर पर लिया जाना चाहिए, और वहाँ पर अगर हिंदूज माइनॉरिटी में हैं तो उनको माइनॉरिटी का जो दर्जा है वो ज़रूर यहाँ पर दिया जाना चाहिए, और ये अनिवार्य है, जिसकी वजह से जो भी माइनॉरिटीज़ को बेनिफिट मिलते हैं वो सभी यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपकी जो राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। उसी के साथ साथ वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।